हेलो गर्ल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एसेट वेरिफिकेशंस। जो हमारे 7 चैप्टर था हमारा वेरिफिकेशंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, उसमें हम टॉपिक है हमारे पास एसेट वेरिफिकेशंस, वो स्टार्ट लेंगे हम आज। देखिए, एसेट वेरिफिकेशंस मींस जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनकी वेरिफिकेशन एक ऑडिटर कैसे करता है, ये हम इस टॉपिक में रीड आउट करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए, प्लांट एंड मशीनरी हमें पता है फिक्स एसेट होती है हमारी। अब ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर इसको कैसे वेरीफाई करेगा, कुछ एक पॉइंट, कुछ एक बातें हमें ध्यान में रखनी है वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स के रिगार्डिंग। Plant and machinery are very strategic assets in a business organization involved in trade and manufacture, and a very large amount is usually invested in them. In such kind of business organization, a separate register is maintained or फॉर मशीन नॉन एज द प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लांट एंड मशीनरी है वो एक विटल रोल प्ले करती है। मीन्स बहुत ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट हो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा ज़रूरी रहेगी, ठीक है। लेकिन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट एंड मशीनरी को या किसी भी फिक्स एसेट को रखने के लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर, ठीक है। अब देखिए, प्लांट एंड मशीनरी है इसलिए प्लांट एंड मशीनरी रजिस्टर हम मेंटेन करेंगे। अगर कोई और मतलब बाई चांस बिल्डिंग होती या कोई और एसेट होती तो हम उसके नेम से एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। इन दिस रजिस्टर द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर प्लांट एंड मशीनरी आर नोटेड। इस रजिस्टर में हम कुछ डिटेल्स मेंशन करेंगे, मेंटेन करेंगे, जो क्या होंगी, नेम ऑफ द मशीन, मशीन का कोई नेम, मॉडल नंबर, अगर मशीन का कोई मॉडल नंबर है तो वो मॉडल नंबर मेंशन किया जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, मशीन पे अगर किसी भी तरह का कोई डेप्रिसिएशन लगा है वो, एक्सपेक्टेड लाइफ, मशीन की जो जितनी भी एक्सपेक्टेड लाइफ है, देन नेट वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद जो नेट वैल्यू होगी वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। दी ऑडिटर शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग प्लांट एंड मशीनरी। ऑडिटर को कुछ एक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, कुछ एक प्रोसीजर फॉलो करना है प्लांट एंड मशीनरी की वेरिफिकेशन करते टाइम। फर्स्ट इज ऑनरशिप। देखिए, ऑनरशिप में क्या है, द ऑनरशिप ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द इनवॉइस रिसीव फ्रॉम द सेलर। जो प्लांट एंड मशीनरी की ऑनरशिप है वो हम वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर को क्या करना होगा, सेलर से एक इनवॉइस में वेरिफिकेशन करनी होगी। जो इनवॉइस हमें मिलेगा सेलर से उसकी वेरिफिकेशन करनी होगी। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेड, और जो भी पेमेंट हुई है उसकी एक रिसिप्ट हम वेरीफाई करेंगे, रिसिप्ट जो होगी। एंड अ कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर, और जो भी परचेज का ऑर्डर हमने प्लेस किया था उसकी एक कॉपी ऑडिटर वेरीफाई करेगा, ठीक है। दी ऑनरशिप शुड ऑल्सो बी वेरीफाइड फ्रॉम दी वाउचर, और जो ये ऑनरशिप है हम उसको वाउचर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मीन्स बेसिकली ऑनरशिप में हम क्या वेरीफाई करेंगे कि जो मशीनरी है या कोई पर्टिकुलर एसेट है वो किसके नेम पर है, ठीक है। उसमें रिसिप्ट में या फिर जो भी इनवॉइस हमें सेलर से मिल रहा है उसमें किसका नेम है। मीन्स मतलब बेसिकली ऑनरशिप हमने देखनी है इसमें, प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी हमारी पर्टिकुलर फिक्स एसेट है तो। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स कि क्या वाकई में वो प्लांट एंड मशीनरी या कोई पर्टिकुलर फिक्स एसेट एग्जिस्ट करती है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी ऑडिटर चेकआउट करेगा, ठीक है, अपनी वेरिफिकेशन करते टाइम। To verify the existence of the plant and machinery, the auditor should do a physical verifications of the assets in a factory। मैंने बोला कि एक फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, मीन्स वो एक्चुअली में वो जो एसेट है वो एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, वो सब कुछ चेकआउट करेगा, ओके। नेक्स्ट इज चार्जेस। अब देखिए, चार्जेस भी वेरीफाई करेगा एक ऑडिटर। समटाइम बिजनेसमैन टेक अ लोन अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी, देयरफॉर द ऑडिटर शुड इंक्वायर फ्रॉम द क्लाइंट एंड ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फॉर द सेम। कभी क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक लोन ले लेता है, ठीक है। वो कोई फिक्स एसेट गिरवी रखकर हम कहते हैं जैसे, या फिर कोई भी एक चीज़ गिरवी रखकर कोई लोन लेता है, तो उस तरह की लोन की जो भी चार्जेस होते हैं वो सब कुछ वेरीफाई कराना, ठीक है। इनकेस प्लांट एंड मशीनरी सिक्योरिटी पर रखी हुई है किसी भी लोन के अगेंस्ट, तो उस लोन एग्रीमेंट को वेरीफाई करना, ठीक है। ये सब किस में आएगा, चार्जेस में आएगा। मीन्स अगर कोई लोन लिया है हमने और वो पर्टिकुलर फिक्स एसेट, या जैसे अब इसमें प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है, तो अगर प्लांट एंड मशीनरी, कोई मशीनरी हमने प्लेज कर रखी है, ठीक है, गिरवी अगर हमने
दे रखी है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी लोन एग्रीमेंट होगा, अगर हमने उसको गिरवी रख के लोन लिया है तो उसके रिगार्डिंग जो भी लोन एग्रीमेंट होगा, एक ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि उस एग्रीमेंट को भी वो वेरीफाई कराएगा। ठीक है, लोन की क्या क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा लोन का, ये सब भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन। देखिए ऑल्ट्रेशन में क्या है, in case during the year new plant or machinery is purchased or a part of such assets is sold, then the increase or decrease in the assets should be counted for। अगर साल के दौरान अगर जो प्लांट एंड मशीनरी हम परचेज करते हैं या फिर हम उसका कुछ एक भाग या कुछ एक पार्ट हम बेच देते हैं, तो उससे प्लांट एंड मशीनरी में फिक्स एसेट में डिक्रीजिंग आएगी या इंक्रीजिंग आएगी वैल्यू उसकी, वो सब कुछ इसमें ऑल्ट्रेशन में हम मेंशन करेंगे। द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी परचेज और सोल्ड एज वेल एज एनी एडिशंस टू इट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम दी वाउचर। जिस भी जब हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो जितनी भी एडिशंस होंगी प्लांट एंड मशीनरी, वो सब वेरीफाई किया जाएगा वाउचर्स में से, इनवॉइसेस में से और अदर डॉक्यूमेंट्स में से। ओके, नेक्स्ट इज वैल्यूएशन। अब देखिए वैल्यूएशन में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन है उसकी यूटिलिटी वैल्यू के बेसिस पर होती है। ठीक है, जो प्लांट एंड मशीनरी हमारी होती है उसकी अगर हम वैल्यूएशन करेंगे तो यूटिलिटी वैल्यू के बेसिस पर की जाएगी। ऑडिटर को सिर्फ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही वेरिफिकेशन नहीं करनी चाहिए, मतलब जितनी भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं सिर्फ उन्हीं के बेसिस पर वेरिफिकेशन नहीं होगी, ऑडिटर को एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले लेनी चाहिए। ठीक है, अगर इन केस अगर ऑडिटर को नीड है कि उसको कुछ किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है, तो प्लांट एंड मशीनरी की एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट कर सके, मतलब जो भी एक्सपर्ट उसको लगता है जो प्लांट एंड मशीनरी की जितनी भी एस्टिमेटेड वैल्यू अच्छे से फाइंड आउट बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड आउट कर सके। तो वेरिफिकेशन करते टाइम ये इंश्योर करना चाहिए कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिडक्ट हुई है या नहीं। ऑडिटर को किसी भी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स की वेरिफिकेशन करते टाइम ये इंश्योर करना होगा कि जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो डिडक्ट हुई है, मीन्स माइनस हो गई है या नहीं। डेप्रिसिएशन का क्या प्रोविजंस है, मतलब डेप्रिसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस बनते हैं, वो क्या प्रोविजंस हैं एसेट्स परचेज करते टाइम और सोल करते टाइम। ठीक है, अगर कोई इंश्योरेंस है एसेट का तो बुक वैल्यू के साथ टैली करेंगे वो। ठीक है, इस तरह की जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग वेरिफिकेशंस है हमारी इस तरह से अकर होगी। ठीक है, आगे भी जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनकी जो वेरिफिकेशन है वो सेम एज इट इज़ ही होगी, बस उसमें जो कंडीशंस है वो थोड़ी अलग हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्नीचर फिक्चर्स एंड फिटिंग। फर्नीचर इंक्लूड्स कपबोर्ड्स, चेयर्स, डेस्क एंड टेबल्स विच कैन बी मूव्ड अराउंड ईजिली। अब आप तो समझते हैं फर्नीचर क्या होता है, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली मूव करा सकते हैं, ले जाया जा सकता है जिसको। फिक्चर्स एंड फिटिंग इंक्लूड्स कपबोर्ड अटैच टू दी वॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, फैंस, ट्यूब लाइट्स विच आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। और ये जो फिक्चर्स होती हैं और फिटिंग्स होती हैं वो जो एक जगह पर पर्टिकुलर एक जगह पर फिक्स कर दी जाती हैं उसमें इंक्लूड होता है। फर्नीचर यूजुअली लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम वेयर इज फिक्चर्स एंड फिटिंग इंक्लूड्स दोज थिंग्स विच गेट डिस्ट्रॉयड विद इन अ शॉर्ट टाइम नीड टू बी चेंज्ड। जो फर्नीचर होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, हम ज़्यादा समय तक हमारा चलता है, लेकिन जो ये फिक्चर्स और फिटिंग होती है ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी वेरिफिकेशंस के लिए क्या क्या है। फर्स्ट इज़ एग्जिस्टेंस। इसमें हमें ये देखना है कि जो एग्जिस्टेंस है वो एक्चुअली मतलब क्या है। दी ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर सच एसेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट विद दी ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। मतलब एग्जिस्टेंस में एक ऑडिटर यही चेकआउट करेगा कि वो जो फर्नीचर है, पर्टिकुलर फिक्चर्स या फिटिंग है, वो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज चार्जेस। अब देखिए चार्जेस, इफ अ लोन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्जेस ऑन दीज एसेट्स देन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन टू whom such assets have been given as security should be verified। वही चीज़ है सेम एज इट इज़। अगर कोई लोन हमने लिया है इस चीज़ को गिरवी रखकर, तो वो जो भी लोन के रिगार्डिंग जो भी एग्रीमेंट है वो ऑडिटर वेरीफाई करेगा। ठीक है, अगर उस चीज़ को, उस एसेट को अगर हम एज अ सिक्योरिटी कहीं रख रहे हैं तो उसके बीच में जो हमारा एग्रीमेंट हुआ होगा थर्ड पार्टी के साथ वो ऑडिटर वेरीफाई कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल
if during the year any new furniture or fitting has been purchased or constructed, then the cost of these assets should be capitalized and added to the cost of the asset. अगर साल के दौरान कोई न्यू फर्नीचर या फिटिंग परचेज हुई है या उसमें हमने कंस्ट्रक्शंस कराई हैं, रिन्यू कराया है उसको, तो क्या होगा, जो भी कॉस्ट आएगी वो क्या होगी, कैपिटलाइजेशन में एडअप हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट इज वैल्यूशन. अब इसकी वैल्यूशन वही सेम एज इट इज़ प्लांट एंड मशीनरी की तरह होगी. दीज एसिड्स आर डेप्रिसिएटेड फास्टर देन द अदर एसिड. जो ये एसिड्स होती हैं इस पे और एसिड से ज़्यादा क्या है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है. देयर फॉर द ऑडिटर शुड सी वेदर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज एजुकेट. तो ऑडिटर को ऑडिटर ये देखेगा कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो एक्यूरेट है या नहीं. ठीक है. If a register is maintained for these assets by the organization, then it should be refers to, and it should be seen that idle assets are not included in the register. अगर इस फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग या फर्नीचर फिक्सिंग के रिगार्डिंग अगर किसी तरह का कोई रजिस्टर मेंटेन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑडिटर वो रजिस्टर चेकआउट कर सकता है, उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा सकता है. नेक्स्ट इज ऑनरशिप. अब वही ऑनरशिप की जो फिक्स एसेट है या कोई फर्नीचर है, फिटिंग्स हैं, ये सब किसके नाम पर है. ठीक है. इसकी ऑनरशिप एक्चुअली में किसके हाथों में है, ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में है या नहीं है. ठीक है. वो हमें कहाँ से पता लगेगा, जो वेरियस इनवॉइसेस होते हैं, रिसिप्ट होती है, पेमेंट मेड के जितनी भी सोर्सेज होते हैं, वहाँ से हमें ऑनरशिप के बारे में पता लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एसेट्स एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट. अगर हम कोई एसेट्स कहाँ से एक्वायर करते हैं, कोई हमारे हायर परचेज एग्रीमेंट से, मीन्स ठीक है. तो उसके रिगार्डिंग जो वेरिफिकेशन है वो किस तरह से की जाएंगी. द एसेट्स परचेज ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट शुड बी वेरीफाइड इन द फॉलोइंग मैनर. फर्स्ट इज स्टडी ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट. सबसे पहले तो ऑडिटर को क्या चाहिए कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ है वो अच्छे से रीड आउट कर ले, अच्छे से उसकी स्टडी कर ले. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द ऑडिटर शुड आस्क फॉर द हायर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम द क्लाइंट. जो भी क्लाइंट और उसके बीच में हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ है उसको अच्छे से रीड आउट करेगा. द एग्रीमेंट शुड बी रीड केयरफुली एंड द कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, बेसिक कंडीशंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी फाइंड आउट. जो भी कैश प्राइस है, और हायर परचेज एग्रीमेंट में जो भी डीलिंग होती है ना वो कैश प्राइस में ही होती है. ठीक है. तो जो कैश प्राइस है, हायर परचेज प्राइस है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, बेसिक्स कंडीशंस जो भी हैं एग्रीमेंट की, वो अच्छे से रीड आउट करेगा, वेरीफाई करेगा ऑडिटर. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस. वही चीज़ एग्जिस्टेंस की जो ये जो एग्रीमेंट है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था या नहीं, ये ऑडिटर वेरीफाई करेगा. ठीक है. द ऑडिटर शुड डू अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड सी वेदर द एसेट्स बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑडिटर है वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा एसेट्स की और वो देखेगा कि एक्चुअली में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही ये एसेट्स यूज हुई हैं या नहीं हुई हैं. और अगर परचेज की है तो परचेज कंडीशंस की कौन कौन सी शर्तें फॉलो की गई हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट्स. अब इंस्टॉलमेंट्स में क्या है, इन केस एनी इंस्टॉलमेंट्स इज नॉट पेड फॉर एन एसेट्स परचेज देन द एसेट हैज़ टू बी रिटर्न. अगर किसी भी तरह की कोई इंस्टॉलमेंट पे आउट नहीं की गई है तो जो एसेट्स है वो रिटर्न करनी पड़ेगी. एंड इन सच अ केस इट शुड बी इंश्योर दैट द एसेट्स अकाउंट हैज़ बीन क्लोज. और इससे पहले ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा जो हमारा एसेट्स अकाउंट है वो हुआ है या नहीं हुआ है. एंड द लॉस इनकर्ड हैज़ बीन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और जो भी उससे लॉस आया है, हमें लॉस बियर करना पड़ा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया गया है या नहीं किया है, ट्रांसफर किया गया है या नहीं किया गया है. नेक्स्ट इज वैल्यूशन. Depreciation on assets purchased under hire purchase agreement is charged on the cash price. जो भी हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो कैश प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है. दैट इज फ्रॉम द कैश प्राइस डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड एंड शोन इन द बैलेंस शीट. कैश प्राइस को डिडक्ट किया जाएगा और क्या किया जाएगा, उसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा. नेक्स्ट इज कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंसेस. जो रिवेन्यू अब देखिए क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस इंक्लूड्स टू काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. रिवेन्यू एक्सपेंसेस दो तरह के एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन चार्ज और इंटरेस्ट पेड. ठीक है. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द कैश प्राइस ओनली. जो डेप्रिसिएशन होता है हायर परचेज सिस्टम में सिर्फ कैश प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है. द ऑडिटर शुड चेक वेदर द
payment made has been divided into principals and interest since the interest paid is a revenue expenditure, क्योंकि जो interest paid किया जाता है वो हमारे revenue expenditure का होता है और जो principal pay किया जाता है वो capital expenditure का होता है. ओके. नेक्स्ट इज कार एंड अदर कन्वेंस. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कार है, कोई ठीक है व्हीकल है, तो उसकी हम वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे. दिस इंक्लूड्स ऑल लॉरीज, कार्स, vehicles and trucks etc. Cars and other vehicles are used like other movable assets, and in large organization where there are a number of vehicles a separate register is maintained in which the detail of all the vehicles are given. देखिए हर एक चीज़ में वही सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं और वही सेम बातें कही गई हैं. अब देखिए कार और कन्वेंस में क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कार है, ट्रक है, किसी भी तरह का कोई व्हीकल है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है उसके रख रखाव के खातिर, तो क्या है वो चीज़ उसमें मेंशन की जाएगी. ठीक है, सारी डिटेल उसमें व्हीकल के रिगार्डिंग मेंशन की जाएगी, मॉडल नंबर, कंपनी, ठीक है, ब्रांड, मतलब उस तरह मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो उस रजिस्टर में मेंटेन होगा और ऑडिटर उसी रजिस्टर में से क्या करेगा, वेरिफिकेशन करेगा. और वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस. अब देखिए हमने पहले दो उसमें पढ़ा है. एग्जिस्टेंस मीन्स कि जो व्हीकल है वो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या नहीं है, एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ये सब कुछ हम देखेंगे. नेक्स्ट इज रिवेन्यू एक्सपेंस. रिवेन्यू एक्सपेंसेस में क्या है, दी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल आर रिवेन्यू एक्सपेंसेस. जो भी उसके ऊपर हमने थोड़े बहुत खर्चे किए, जैसे लाइसेंस की फ़ीस हमने दी है, इंश्योरेंस करवाया है, कोई रिपेयर का हमने काम करवाया है, मेंटेनेंस पे जो खर्चा आया है, उन सबको रिवेन्यू एक्सपेंसेस कहेंगे. एंड द एक्सपेंसेस फॉर रजिस्ट्रेशन आर कैपिटल एक्सपेंसेस. और उस व्हीकल को रजिस्टर्ड कराने के लिए जो भी हम एक्सपेंसेस होंगे वो हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस हो जाएगा. ठीक है, द ऑडिटर शुड वेरीफाई दीज एक्सपेंसेस. ऑडिटर को चाहिए कि वो ये एक्सपेंसेस वेरीफाई करे क्लियरली. नेक्स्ट इज ऑनरशिप. अब देखिए ऑनरशिप में क्या है, टू फाइंड आउट द ऑनरशिप ऑफ द व्हीकल. जो व्हीकल की ऑनरशिप है वो किनके हाथों में है. ठीक है, द ऑडिटर शुड डू एन ऑडिट ऑफ द लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट. जो ऑडिटर को है वो एक लाइसेंस की ऑडिट करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स की एक ऑडिट करनी पड़ेगी. मीन्स उस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स को चेकआउट करेगा वो. ऑल व्हीकल शुड बी इन द नेम ऑफ द क्लाइंट. जो भी व्हीकल होंगे वो किसके नाम पे होंगे, क्लाइंट्स के नाम पे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस द ओनरशिप कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर. और अगर उसी तरह से देखिए सेम वे में अगर ओनरशिप वेरीफाई करानी है तो परचेज के ऑर्डर से हम वेरीफाई करा सकते हैं, उसकी एक कॉपी से वेरीफाई करा सकते हैं, इन्वॉइसेस से हम वेरीफाई करा सकते हैं, रिसिप्ट से वेरीफाई करा सकते हैं और पेमेंट के मोड से हम वेरीफाई करा सकते हैं. ठीक है, जिसकी ओनरशिप होगी कि किसके हाथों में है. नेक्स्ट इज चार्जेस. उसी तरह देखिए वही सेम एज इट इज पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं. समटाइम्स अ लोन इज टेकन बाय क्रिएटिंग अ चार्जेस ऑन द व्हीकल. देयरफॉर इन केस it has been as a security then the relevant document should be seen and interest should be watched out, so verify the loan. इसी तरह का कोई लोन लेना पड़ गया है व्हीकल को रख कर, तो उसमें जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब कुछ ऑडिटर वेरीफाई कराएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज वैल्यूएशन. वैल्यूशन में क्या है, ऑल व्हीकल शुड बी वैल्यूएड एट देयर यूटिलिटी वैल्यू. जितनी भी व्हीकल्स होंगी उसको किस पे वैल्यू होगी, वो यूटिलिटी वैल्यू पे वो वेरीफाई किया जाएगा. विच मीन्स दैट डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द बुक वैल्यू. इसका मतलब है कि जो बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया जाएगा एवरी ईयर. ठीक है, हर साल. एंड शोन इन दी बुक्स, और बुक में वो शो किया जाएगा. इन दिस वे appropriate depreciation should be deducted from the vehicles and educate depreciation provision should be made. इस तरह से जो educate और appropriate depreciation होगा वो डिडक्ट किया जाएगा व्हीकल के वैल्यू में से. ठीक है, और मतलब अच्छे से प्रोविजंस भी बनाए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग. तो जो उसकी वैल्यूएशन है वो इसी तरह से की जाएगी. नेक्स्ट इज फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग. अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की बात आती है तो वही दोबारा यही हमारा फिक्स एसेट है. हमारी इसकी जो ऑनरशिप है फिजिकल इंस्पेक्शन करेगा ऑडिटर की एक्चुअल में वो फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व थी या नहीं थी. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थी या नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन में किसके नाम पर वो लैंड एंड बिल्डिंग थी, ये सब चीज़ें कुछ एक चीज़ें वेरीफाई करेगा ऑडिटर. नेक्स्ट इज चेंज इन एसेट्स.
एसेट्स में किसी भी तरह का कोई चेंज तो नहीं है। एनी एडिशंस और सेल ऑफ एसेट शुड बी शोन एज चेंज इन दी एसेट। अगर कोई एडिशन हुई है या सेल हुई है एसेट की तो उस उन चेंजेस को हम क्या कहेंगे, उस तरह से हमें शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में। इन केस एन एसेट्स हैज़ बीन परचेज देन द सेम शुड बी वाउच्ड फॉर अ एंड द परचेज ऑर्डर शुड बी वेरीफाइड। अगर हम कोई परचेज कर रहे हैं तो हमें परचेज ऑर्डर वेरीफाई करना पड़ेगा और उसमें वाउचर में भी मेंशन करना पड़ेगा। चार्जेस में क्या है, देखिए, इन केस देयर इज अ चार्ज ऑन एनी एसेट्स दैट इज इफ इट हैज़ बीन गिवन एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी लोन टेकन। अगर हम कोई लोन ले रहे हैं और उसको एज अ सिक्योरिटी हम रख रहे हैं तो उसमें जितने भी मॉर्टेज डीड होगी वो हम वेरीफाई करेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, एग्रीमेंट्स होगा क्लाइंट के साथ, वो भी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। सेम एज इट इज़ पॉइंट वही है, हर चीज़ में हर एक पॉइंट में वही बात कही गई है, बस हमें क्या चेंज करना है कि जो हमारी फिक्स एसेट किस तरह की है, किस नेचर की फिक्स एसेट्स है, ये सब हमें इसमें देखना है। अब बात आती है हमारी लाइबिलिटीज़ की। देखिए, अभी तक हमने क्या किया, वेरिफिकेशंस ऑफ एसेट्स के बारे में किया। अब हमारे पास बात आती है लाइबिलिटीज़ की। जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी वेरिफिकेशन एक ऑडिटर किस तरह से करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Verification of liability is of the same importance as assets. In case the liabilities are not shown correctly in the balance sheet or are shown at a lesser or higher value, then the balance sheet would not show a correct view of the state of affairs of the business। देखिए, जिस तरह से एसेट्स की वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है उसी तरह से लाइबिलिटी की भी जो वेरिफिकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर इन केस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी किसी तरह का कोई कम बैलेंस या किसी तरह का कोई ज़्यादा बैलेंस, ज़्यादा वैल्यू दिखाई जाती है तो क्या होता है, हमारी जो बैलेंस शीट है वो एक फेयर व्यू नहीं देती ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ऑडिटर को लाइबिलिटी वेरीफाई कराने के लिए। फर्स्ट इज लोन। अब देखिए, लोन है, लोन इंक्लूड्स ऑल शॉर्ट टाइम्स एंड लॉन्ग टाइम्स लोन्स ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर रनिंग इट्स बिजनेस। लोन में देखिए हर तरह का लोन होगा, एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, लॉन्ग टाइम लोन होता है, हमें पता है ये चीज़ें। शॉर्ट टर्म हम जब छोटे कोई काम करने के लिए लोन लेते हैं, लॉन्ग रन लोन वो होता है जब हम कुछ लंबे समय के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, ये हमें क्लियर, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें क्लियर है। अब हमें इसमें क्या है, जो द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी अडॉप्ट फॉर वेरीफाइंग लोन। अब लोन को कोई वेरीफाई कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ सर्टिफाइड शेड्यूल ऑफ द वेरियस लोन्स फ्रॉम द क्लाइंट एंड टैली इट विद द इंडिविजुअल लोन अकाउंट। द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द लोन हैज़ बीन ड्यूली ऑथोराइज। जो ऑडिटर को लोन के रिगार्डिंग जितनी भी वेरियस इंफॉर्मेशन लेनी होगी क्लाइंट से, ठीक है, वो वेरीफाई कराएगा और इंडिविजुअल लोन अकाउंट से टैली करना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी क्लाइंट से लोन के रिगार्डिंग, वो एक तो वो वेरीफाई करेगा ऑडिटर, और क्या करेगा, इंडिविजुअल का पर्सनल लोन अकाउंट भी टैली करेगा। जो ऑडिटर है वो ये इंश्योर करेगा कि जो लोन पास हुआ है वो ऑथोराइज्ड है या नहीं, मीन्स प्रॉपर लीगली बॉन्ड है वो लोन या नहीं। ठीक, किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं है लोन के अंदर, एग्रीमेंट प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है क्लाइंट के साथ, वो सब वेरीफाई करेगा ऑडिटर। Next is the copies of loan agreement should be verified. The loan agreement should be in the name of the organization. जो लोन की जितनी भी कॉपीज हैं वो सभी वेरीफाई करेगा, और जो लोन एग्रीमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है या नहीं है वो भी वेरीफाई करेगा एक ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज the auditor should see that at the date of the balance sheet either the whole of interest on the loan has been paid, or if not paid it has been shown on the liabilities of the balance sheet as outstanding expenses and has been simultaneously debited in the profit and loss account। ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि जो बैलेंस शीट की एंड डेट पर लोन का जो सारा इंटरेस्ट है वो पे हो गया या नहीं हुआ है, जितना भी लोन लिया था उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रहा होगा वो सब कुछ पे कर दिया गया है या नहीं। अगर नहीं किया गया है पे तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा एज आउटसाइड एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटसाइड एक्सपेंसेस के तरह, एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट भी किया जाएगा आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो, हाँ, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एक्सपेंसेस होंगे, सॉरी मैंने आउटसाइड बोल दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी ये शो किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। नेक्स्ट इज द ऑडिटर शुड क्लैरिफाई द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द लोन
and interest from the mortgage through return communication and also verify the balance outstanding for the loan. जो ऑडिटर है लोन से रिगार्डिंग जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस है उसको क्लैरिफाई करेगा और ये भी वेरीफाई करेगा कि जो कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो हमारा बकाया नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है ट्रेड क्रेडिटर्स। अब देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स में क्या है, people from whom the organization has made purchases or credit are known as trade creditors. In case the organization does not make a payment to them till the date of balance sheet, then such creditors are shown on the liability side of the balance sheet. अब देखिए creditors कौन से होते हैं, जिनका कंपनी ने पैसा देना है या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जिनका पैसा देना है, ठीक है, वही होते हैं ना क्रेडिटर मीन्स लेनदार, जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना है और कंपनी ने जिनका पैसा देना है, बात एक ही है। अब इसमें क्या है, ऑडिटर को क्या इंश्योर करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, a schedule of trade creditors on the balance sheet date should be obtained and this schedule should be verified with the order register, invoice register, goods received register and ledger। जो भी एक ट्रेड रजिस्टर के रिगार्डिंग बैलेंस शीट है वो उसमें सर्टिफिकेट्स हमें ऑब्टेन कराने पड़ेंगे, जितनी भी शेड्यूल हैं हमारे उसके किस किस के रिगार्डिंग शेड्यूल है, ऑर्डर रजिस्टर के रिगार्डिंग, इनवॉइस रजिस्टर, गुड रिसीव रजिस्टर एंड लेजर, ये हमें वेरीफाई कराने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट of accounts received at the year end from the creditor should be tallied with their individual account। जो भी साल के एंड में जो हमें एक रिपोर्ट मिलेगी, स्टेटमेंट मिलेगी क्रेडिटर के रिगार्डिंग, वो हम किससे टैली करेंगे, हम इंडिविजुअल के पर्टिकुलर अकाउंट से हम टैली करेंगे, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल दैट अ पेमेंट शोन टू अ क्रेडिटर हैज़ एक्चुअली बीन एम्बेल्स्ड। मतलब जो भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमने क्रेडिटर को पैसे दे दिए होते हैं लेकिन किसी भी तरह के फ्रॉड के कारण या किसी मिस एप्रोप्रिएशन के कारण वो भूल जाता है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइबिलिटी ही बनी रहती है। The invoices are for purchases received after the year and should be verified to ensure that the purchases have not been included in the creditor of the previous year। किसी भी तरह के कोई परचेजेज हुए हैं अगर ईयर के एंड में, तो हमें ये वेरीफाई कराना है कि वो जो परचेजेज हैं वो नेक्स्ट ईयर के मतलब प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर हैं या किस तरह के क्रेडिटर हैं, वो हमें वेरीफाई कराना है। मतलब वो नेक्स्ट ईयर में तो वो क्रेडिटर नहीं है, ये चीज़। नेक्स्ट इज इफ नेसेसरी रिटर्न कम्युनिकेशन शुड बी डन विद द क्रेडिटर। अगर किसी तरह का कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो भी हमें वेरीफाई कराना है। द कैश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट शुड बी वेरीफाइड टू इस्टेब्लिश द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग ऑफ वेरियस क्रेडिटर। अगर कोई कैश है, कोई डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है बैलेंस शीट के बाद, तो इस तरह की जो भी कोई पेमेंट होगी या कुछ रिसीव हुआ होगा हमारे पास, वो भी हमें क्या करना है, वेरीफाई कराना है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो हमारे पास अभी हमें मिले नहीं होते हैं। ठीक है, खर्चा तो हो गया लेकिन अभी हमारे पास आया नहीं है एक तरह से। फर्स्ट है देखिए, दी auditor should obtain a certificate from a responsible official that all expenses outstanding have been shown in the balance sheet। इसमें क्या है, ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशन के एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर या किसी ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कराना होगा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में शो हो। ठीक है, उस तरह का एक हाँ सर्टिफिकेट ऑब्टेन कराना होगा। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज टू वेरीफाई एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, the invoices of the next year should also be verified to ensure that they do not include any invoices of the previous year। ऑडिटर को उन एक्सपेंसेस को वेरीफाई करना होगा जो रिकरिंग नेचर के नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट ईयर के सभी इन्वॉइसेस को वेरीफाई करना होगा। मतलब जो अभी हुए ही नहीं, रिकरिंग नेचर के हैं ही नहीं, उनको सबको वेरीफाई करना पड़ेगा। और क्या करेगा, जो इन्वॉइसेस के नेक्स्ट ईयर के इन्वॉइसेस हैं उनको उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। The auditor should also verify the cash book for the next year
to ensure that the expenses for the audit year are not included in the next year। ऑडिटर को कैश बुक भी वेरीफाई करनी होगी, ठीक है। ये इंश्योर करने के लिए ऑडिटर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस में इंक्लूड तो नहीं है, ठीक है। मतलब जितनी जो भी कैश बुक होगी वो हम वेरीफाई करेगा, ठीक है, ऑडिटर वेरीफाई करेगा ये देखने के लिए कि कोई ऑडिट का जो ऑडिट से रिलेटेड कोई भी खर्चा है वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस में तो नहीं इंक्लूड कर दिया हमने। ये चीज़ देखने के लिए क्या करेगा, ऑडिटर वेरीफाई करेगा। Next is the outstanding expenses for the current year should be compared with the previous year to find out those expenses which were outstanding in the previous year and not this year। करंट ईयर के जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस से कंपेयर करेगा ऑडिटर। तो जो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको वेरीफाई करेगा, ठीक है। मतलब जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं और जो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस हैं उनको उनमें मतलब कंपैरिजन करेगा, देखेगा कि अब तो कोई मतलब इस तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया तो नहीं है, कोई खर्चा बकाया तो नहीं है। नेक्स्ट इज कैपिटल। अब कैपिटल के रिगार्डिंग कौन कौन सी कैपिटल की वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कौन कौन सा प्रोसीजर है, कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज इन केस द कंपनी इज अ न्यू कंपनी एंड an audit is being done for the first time, then the auditor should carefully go through the memorandum of association and article of association। इन केस अगर कोई कंपनी नई कंपनी है और फर्स्ट टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी के अंदर ऑडिट करा रही है तो ऑडिटर को ये चाहिए कि जितनी भी कंडीशंस हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उनको क्लियरली पढ़ ले और क्लियरली उसको फॉलो किया जाए। मतलब MOA में और AOA में जितनी भी टर्म और कंडीशंस है उसको प्रॉपर फॉलो करना होगा। Next is the auditor should verify the cash book, passbook and minute books of the director to find out the number of shares, classifications, money paid up on the shares by the shareholders and the money payable on the class made। ऑडिटर को कंपनी की जितनी भी कैश बुक है, पासबुक है, मिनट बुक है, ठीक है, वो वेरीफाई करनी होगी जिससे कि वो मतलब डायरेक्टर से वेरीफाई करनी होगी जिससे कि वो फाइंड आउट कर सके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, क्लासिफिकेशंस किसके रिगार्डिंग हो रही है और जितनी भी मनी पेड अप शेयर है वो सब कुछ उसमें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज इफ एनी शेयर्स हैव बीन इशू टू वेंडर, अगर किसी भी तरह का कोई शेयर इशू किए हैं वेंडर को, देन द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू विद दी वेंडर शुड बी वेरीफाइड। उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें क्लाइंट्स के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो वेरीफाई करेगा, वेंडर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑडिटर वेरीफाई करेगा। इन केस द कंपनी इज़ नॉट अ न्यू कंपनी, और अगर इस केस में कि जिसमें मतलब जो कंपनी न्यू कंपनी नहीं है एंड एन ऑडिट हैज़ बिन कंडक्टेड फॉर द प्रीवियस ईयर, और जो ऑडिट है वो प्रीवियस ईयर पिछले साल के लिए ही कंडक्ट किया जा रहा है, देन एनी चेंजेस और इंक्रीजेज इन द कैपिटल शुड बी वेरीफाइड। तो जितने भी चेंजेस होंगे, जितना भी खर्चा आएगा कैपिटल के अंदर, कोई एडिशंस होंगी वो भी वेरीफाई किए जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ देयर हैज़ बीन अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर कोई शेयर कैपिटल में रिडक्शन हुई है, देन सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट के सेक्शन 66 के रिगार्डिंग के अंडर कोई भी रिडक्शन हुई है कैपिटल में से, शुड बी रेफर्स टू एंड ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द रिडक्शन इज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द अबव सेक्शन। तो वो जो ऑडिटर है वो ये इंश्योर करेगा कि जो भी वेरिफिकेशन हुई है, जो भी रिडक्शन हुई है वो सेक्शन 66 के अकॉर्डिंग हुई है, प्रॉपर उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, ये भी क्या करेगा ऑडिटर मेंशन करेगा और वेरिफिकेशन करेगा। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी एक तरह से लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एक तरह से इन केस इन द बैलेंस शीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन a bank overdraft has been shown on the liability side, then to verify it the cash book and passbook should be checked. After this the balance of bank overdraft and the interest paid on it should be clarified from the bank through written communication। अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि मैं एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। सपोज करिए कोई ABC पार्टी है, ABC कंपनी कह लो, पार्टी कह लो, वो है, उसको अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं, बट उसको निकलवाने हैं, सपोज करो 1.5 लाख उसको पैसे निकलवाने हैं उसके अकाउंट में, लेकिन पड़े 1 लाख हैं। तो जो वो बैंक उसको 50,000 और देगी, ठीक है, वो हमारा किस में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में। मतलब उसको नीड 1.5 लाख की है, उसके अकाउंट में 1 लाख ही पड़े हुए हैं, लेकिन उसको चाहिए 1.5 लाख।
तो जो बैंक है वो उसको जो उसका 50,000 का लोन पास करेगी वो हम किस में लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो बैंक है वो उसकी गुडविल ठीक है, उसकी रेपुटेशन देखकर एक तरह से उसको एज अ लोन प्रोवाइड कराएगी कि हाँ कि फ्यूचर में ये इंटरेस्ट पे करेगा नहीं करेगा, ठीक है, जितने भी लोन्स के रिगार्डिंग टर्म एंड कंडीशंस है उसको प्रॉपर फॉलो करके करेगा या नहीं करेगा, ये सब कुछ चेकआउट करके ही वो जो है बैंक ओवरड्राफ्ट में वो पैसे ट्रांसफर करेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मीन्स कि जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर हम निकलवाना चाहते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है और हमारे बैंक अकाउंट में उससे कम पड़े हुए हैं, तो जो बैंक है वो एक एग्रीमेंट तैयार करेगी हमारे साथ, और उसमें क्या होगा, प्रॉपरली सारी टर्म एंड कंडीशंस मेंशन होंगी ओवरड्राफ्ट के रिगार्डिंग। थैंक यू।